हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये BA प्रोग्राम या फिर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो आपका सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट है जिसका नाम है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया पॉलिटिकल थाट्स। अगर आपके पास भी ये वाला सब्जेक्ट है जिसका हिंदी में नाम है प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीति विचार, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग इस पूरी ही बुक के जितने भी क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। एंड देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये BA प्रोग्राम एंड BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस दोनों का ही सब्जेक्ट है। तो आप अगर दोनों में से किसी के भी स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली होने वाली है। देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो नोट्स कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय राजनीतिक चिंतन में प्रत्यक्ष का अर्थ एवं प्रकृति की व्याख्या कीजिए। यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो प्रत्यक्ष है इसका अर्थ और प्रकृति की व्याख्या आपको करनी है। किस तरह से करेंगे, परिचय देखेंगे। भारतीय दर्शन और राजनीतिक चिंतन में प्रत्यक्ष को ज्ञान के प्रमुख साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। न्याय, विशेषिक संज्ञा, वेदांत तथा बौद्ध जैन परंपरा सभी ने प्रत्यक्ष को मान्यता दी है। और देखिए, ये जो है ये हमारा न्याय हो गया, विशेषिक हो गया, सांख्याय हो गया, वेदांत हो गए, बौद्ध जैन धर्म हो गए, इन सभी की जो परंपराएं हैं इन्होंने इसे एक तरह से मान्यता दी है। प्रत्यक्ष का अर्थ है इंद्रियों और मन द्वारा वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव अथवा सीधा बोध। यानी मन या फिर जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनके माध्यम से किसी भी चीज़ को सीधी तरीके से बोध करना, उस पर ध्यान लगाना ही हमारा प्रत्यक्ष होता है। ये ऐसा ज्ञान है जो किसी माध्यस्थ साधन पर निर्भर नहीं करता बल्कि सीधे वस्तु पर स्थापित करता है। यानी ये जो है ये एक ऐसा माध्यम है जो किसी पर निर्भर नहीं करता, वो डायरेक्ट सीधा ही स्पर्श करता है। ठीक है, अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे, प्रत्यक्ष वह ज्ञान है जो इंद्रियों द्वारा वस्तु के प्रत्यक्ष संसर्ग से उत्पन्न होता है। उदाहरणतः आँख से दृश्य देखना, कान से ध्वनि सुनना या स्पर्श से ठंडा आर्द्रता का अनुभव करना। यानी देखिए, ये जो इंद्रियां हैं ये इससे डायरेक्ट हमारे जुड़ावा होता है। हमारी देखिए कितनी इंद्रियां होती हैं ये आपको बताना है। और ये जैसे कि आँख से देखना, कान से सुनना और जो हमारी एक तरह से स्किन होती है उससे स्पर्श करना या फिर उसे टच करना, ठंडा गर्म महसूस करना, ये सारे अनुभव हो जाते हैं इसमें। न्यायशास्त्री प्रत्यक्ष को यथार्थ अनुभव कहते हैं जो संदेह और भ्रम से रहित होता है। यानी ये जो है ये संदेह और भ्रम से रहित होता है। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो इंद्रिय गोचरता किस तरह से, प्रत्यक्ष केवल वही है जिसमें इंद्रियों और मन से अनुभव किया जा सके। यानी एक ऐसी चीज़ है प्रत्यक्ष जिसे हम इंद्रियों और सिर्फ हमारा जो मन है उससे ही हम उसे छू सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रेम हो गया, वो हम अपनी इंद्रियों या फिर एक तरह से मन से ही छू सकते हैं। जैसे कि किसी माँ का प्रेम होता है, ठीक है, माँ का प्रेम जो होता है बच्चों के लिए वो सिर्फ उसके जो इंद्रियां हैं या फिर मन है या फिर जो हृदय है उसी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामायिकता। यह उसी क्षण उत्पन्न होता है जब वस्तु या इंद्रियों का सीधा संबंध होता है। यानी ये जो है ये सिर्फ जब उत्पन्न होता है जब वस्तु या फिर जो इंद्रियां हैं उनका सीधा संबंध बने, तब ये उत्पन्न होता है। अगर हम सत्यता की बात करें तो न्यायशास्त्री इसे यथार्थ ज्ञान मानते हैं। यदि इसमें भ्रम या संदेह है तो वह अप्रत्यक्ष या विषय कहलाता है। यानी जो न्यायशास्त्री हैं उसको यथार्थ मानते हैं और ये मानते हैं अगर इसमें भ्रम या संदेह है तो ये अप्रत्यक्ष कहलाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक चिंतन में प्रयोग। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने प्रत्यक्ष को नीति निर्णय और शासन की व्यावहारिकता से जोड़ा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वह केवल श्रुति या परंपरा न रुके बल्कि प्रत्यक्ष प्रमाणों से राज्य व्यवस्था का आलंघन करे। यानी देखिए, वो सिर्फ जो परंपराएं हैं या फिर श्रुति हैं उन तक ना रुकें, जो प्रत्यक्ष जो परंपराएं हैं और जो नियम कानून हैं उन्हें भी आगे बढ़ाएं।
आदर्शीय भिन्नताएं बौद्ध चिंतन में प्रत्यक्ष को श्रेणीता और अनुभव पर आधारित माना गया, जबकि वेदांत इसे ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने वाला साधन मानता है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? भारतीय राजनीतिक चिंतन में प्रत्यक्ष केवल ज्ञान का साधन नहीं बल्कि शासन की नीति निर्माण और व्यवहारिक कसौटी भी है। यानी ये जो है ये एक व्यवहारिक कसौटी भी है। ये है अनुभवजनक, यथार्थ और सत्य पर आधारित होता है। यानी जो हमारा अनुभव होता है, यथार्थ होता है, सत्य होता है, उसी पर ही आधारित होता है। प्रत्यक्ष का महत्व इस कारण है कि यह व्यक्ति को वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान करता है और शासन लोक कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यानी लोग जो है वो कल्याण की ओर बढ़ते हैं, ये एक तरह से मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्मशास्त्र का प्राचीन भारतीय चिंतन में क्या स्थान था, स्पष्ट कीजिए। यानी जो धर्मशास्त्र है उसका प्राचीन जो भारतीय चिंतन है उसमें क्या स्थान था, ये आपको स्पष्ट करना है। चलिए देख लेते हैं प्राचीन भारतीय चिंतन धर्मशास्त्र का क्या स्थान था। तो पहले हम देखेंगे परिचय। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्मशास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मशास्त्र केवल धार्मिक या नैतिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज, राज्य, राजनीति और शासन की संपूर्ण रूपरेखा निर्धारित की। यानी ये जो धर्मशास्त्र है ये सिर्फ धार्मिक या नैतिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने समाज, राज्य, राजनीति और जो शासन की संपूर्ण रूपरेखा है उसको भी निर्धारित की। इसमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, दंडनीय के कर्तव्यों और प्रजा के अधिकारों तक विस्तृत विवेचना मिलती है। यानी इसमें जो वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, दंड व्यवस्था है या ये कहूँ दंड नीति है, राजा के जो कर्तव्य है यानी राजा क्या क्या कर सकता है, प्रजा के जो अधिकार है उन सभी का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे धर्म का आधार किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे प्राचीन चिंतन में धर्म की राजनीति और समाज की मूल प्रेरणा शक्ति है। यानी हम कह सकते हैं ये जो है मूल प्रेरणा इसमें शक्ति है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कृत्य न होकर नैतिक नियम, सामाजिक मर्यादा और न्यायपूर्ण आचार्य था। यानी इसका जो एक तरह से एक कर्तव्य है वो नैतिक नियम हो गए, सामाजिक मर्यादा हो गया, न्यायपूर्ण आचार्य हो गए, ये सभी है। धर्मशास्त्र में इसे जीवन के प्रत्यक्ष क्षेत्र का न्यायिक सिद्धांत माना गया है, क्योंकि ये जीवन के हर पहलू को इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे अब हम चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे राज्य और राजा का धर्म किस तरह से। धर्मशास्त्र के अनुसार राजा धर्मराज होता है। यानी राजा जो है वो धर्मराज कहलाता है, जिसका मुख्य दायित्व प्रजा की रक्षा और न्याय प्रदान करना। राजा को धर्म का पालन करते हुए शासन करना चाहिए, ताकि जो जनता है वो उसे एक तरह से वो जनता पर सही से शासन कर सके। यदि वह धर्म से विचलित होता है तो प्रजा को कष्ट होता है और राज्य अस्थिर हो जाता है। यानी अगर वो अपने धर्म पर ना चले तो प्रजा जो होगी यानी उसकी जो जनता होगी उसे कष्ट होगा, उसे परेशानी होगी और जो राज्य होगा वो अस्थिर हो जाएगा, उसमें ये जो एक तरह से स्थिरता है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विधि और न्याय व्यवस्था किस तरह से। मनुस्मृति, ज्ञान वैकल्य स्मृति जैसे धर्मशास्त्रों में दंड नीति, अपराध और दंड के स्वरूप का उल्लेख है। यानी इसमें जो दंड नीति है और जो अपराध है उन सभी का उल्लेख मिलता है हमें। यानी लिखा हुआ है न्याय का आधार धर्म और न्यायाधीश धर्मशास्त्र को ही अपने कटौसी मानते हैं। यानी जो न्यायाधीश होते थे वो धर्मशास्त्र को ही अपना कटौसी मानते थे। अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे धर्मशास्त्र में वर्ण श्रम व्यवस्था और आचार विचार की मर्यादा निर्धारित की गई है, जिसमें समाज में अनुशासन और कर्तव्य बोध विकसित हुआ। यद्यपि आधुनिक दृष्टि से इसमें कई सीमाएं रही हैं, लेकिन इस समय यह व्यवस्था समाज को संगठित करने का साधन थी। यानी ये जो व्यवस्था थी वो एक तरह से समाज को संगठित करके चलती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक चिंतन में महत्व। यानी जो राजनीतिक चिंतन है इसमें क्या महत्व है, तो इसमें आप लिखेंगे धर्मशास्त्र ने यह स्पष्ट किया कि राजनीति का आधार केवल शक्ति या बल नहीं है बल्कि धर्म है। यानी जो धर्मशास्त्र है इसने ये स्पष्ट किया जो राजनीति है वो केवल शक्ति की या फिर बल का नहीं बल्कि धर्म का भी एक तरह से कार्य है। राज्य को शासक की वैधता धर्मपालन से ही सुनिश्चित होता है। इस प्रकार धर्मशास्त्र राजनीति को नैतिक और न्याय से
जोड़ता है, यानी जो धर्मशास्त्र है वो राजनीति को नैतिकता और न्याय से भी जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस क्वेश्चन की, प्राचीन भारतीय चिंतन में धर्मशास्त्र राज्य और समाज के मार्गदर्शक रहे। उन्होंने राजनीति को नैतिक और धार्मिक आधार प्रदान किया, यानी राजनीति को उन्होंने नैतिक और जो धार्मिक आधार है वो प्रदान किया। इस प्रकार धर्मशास्त्र ने न केवल सामाजिक संरचना बल्कि शासन और शासन की प्रकृति को भी गहराई से प्रभावित किया है। यानी हम कह सकते हैं इसने सिर्फ शासन को ही नहीं, शासन की जो प्रकृति है उसको भी गहराई से प्रभावित करते हुए हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख स्रोतों एवं विशेषताओं की चर्चा कीजिए। यानी जो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है उनके स्रोतों की और उनकी विशेषताओं की व्याख्या करनी है। अगर हम प्रमुख जो स्रोत हैं उनकी बात करें तो इसमें आप लिखेंगे वेद और उपनिषद। किस तरह से इसमें धर्म, ऋत, सत्य और समाज की नैतिक नींवों का वर्णन मिलता है जो राजनीतिक व्यवस्था का आधार बनी। ठीक है, अगर इसके महाभारत और रामायण की बात करें, इन महाकाव्यों में राज्य, धर्मराज्य, दंडनीति और आदर्श राज्य के कर्तव्यों का विस्तृत विवेचना मिलती है। ठीक है, इनमें अगर हम प्रमुख स्रोतों की बात करें तो नेक्स्ट स्रोत आप लिखिए धर्मशास्त्र। इसमें ये सारे हो जाते हैं जिसमें हमें सामाजिक आचार्य, वर्ग श्रम व्यवस्था, न्याय और दंडनीति के नियम पता चलते हैं। अगर हम अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है इसकी बात करें तो शासन, प्रशासन, कूटनीति और शक्ति नीति की व्यवस्था और अर्थवादी दृष्टिकोण हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे बौद्ध और जैन ग्रंथ। इसमें आप लिखेंगे अहिंसा, करुणा, धम्म, संघ व्यवस्था और नैतिक शासन का विचार इसमें शामिल है। अगर हम मध्यकालीन सूफी और भक्ति संहिता की बात करें तो समता, सहिष्णुता, प्रेम और लोक कल्याण पर बल दिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे मध्यकालीन मुस्लिम चिंतन, जिसमें हम अल फरबी, फिरोज शाहबाद, अबुल फजल आदि जो है इनके आप लिख सकते हैं। इस्लामी राजतंत्र, शरिया और बादशाह की भूमिका आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अगर हम विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में आप क्या क्या लिखेंगे। पहला आप लिखेंगे धर्म प्रधान राजनीति। किस तरह से राजनीति को धर्म और नैतिकता से जोड़ा गया। कर्तव्य धर्म पालन और प्रजा रक्षा होता था, यानी राजा का एक पर्टिकुलर कर्तव्य, एक पर्टिकुलर धर्म माना जाता था। ठीक है, जो कि रक्षा करना या फिर अपनी जो जनता है उस पर उसकी रक्षा करना था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजा की केंद्रीयता। किस तरह से राजा को धर्मराज या चक्रवर्ती सम्राट माना गया। उसकी शक्तियों को धर्म या शास्त्र से सीमित किया गया, यानी राजा जो था उसे धर्मराज या फिर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखा जाता था। अगर हम लोक कल्याण की अवधारणा की बात करें तो शासन का उद्देश्य प्रजा की सुख, समृद्धि और संरक्षण था, यानी शासन का एक मात्र उद्देश्य यही था कि सुख, समृद्धि और जो संरक्षण है वो प्रदान किया जा सके जनता को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शक्ति और कूटनीति का महत्व। किस तरह से कौटिल्य ने शक्ति, दंड नीति को राज्य संचालन की एक आवश्यक शर्त बताया, क्योंकि देखिए अगर शक्ति है तो दंड और नीति ही जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो वर्ण, श्रम, धर्म और जाति व्यवस्था के आधार पर समाज संगठित रहा। ठीक है, ये जो है वर्ण, जो श्रम है, धर्म है, जाति व्यवस्था है, इसके आधार पर ही जो पूरा समाज है वो एक तरह से संगठित रहा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे सहिष्णुता और बहुलता। किस तरह से मध्यकालीन भक्ति और सूफी विचारधारा ने धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता पर बल दिया, ताकि जो एक तरह से धार्मिक सहिष्णुता है और जो सामाजिक एकता है वो बनी रह सके। अब हम देखेंगे नैतिकता और न्याय का आग्रह। किस तरह से न्याय को धर्म संगत और सामाजिक हितकारी माना गया, यानी जो धर्म है उसे सामाजिक हितकारी के रूप में देखा गया। अगर हम निष्कर्ष देखें इस क्वेश्चन का तो चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का आधार धर्म और नैतिकता था। इसमें शक्ति और कूटनीति का यथार्थवादी पहलू भी मजबूत रहा, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं जो शक्ति है, कूटनीति है, इसका जो यथार्थवादी पहलू है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहा, परंतु अंतिम लक्ष्य देव लोक कल्याण और सामाजिक समरसता को माना गया। और अंतिम जो वो लक्ष्य होता है, यानी लास्ट का जो लक्ष्य है वो हमेशा ही जो लोक कल्याण है और सामाजिक समरसता है उसी को माना गया है। इस चिंतन ने भारतीय राजनीति की नींव को गहराई से प्रभावित किया है और यही वजह है जो भारतीय राजनीति है उसको ये गहराई से
प्रभावित करता है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग सेकेंड वीडियो में अब कवर करेंगे। ओके, एंड फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अपनी स्टडी से रिलेटेड के लिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।